तो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज की डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टेस्ट नंबर 7 यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा टेस्ट नंबर आपका 7 है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स हो चुके हैं, जो हम इन 2 पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, तो डेली हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, ये हमारी 10 पार्ट में लगभग खत्म हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के 10 पार्ट्स खत्म कर चुके हैं, मतलब एक टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। ये दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर शामिल है। ठीक है, तो इकोनॉमी की ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इकोनॉमी की ये टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो बोला गया है मुद्रास्फीति में कि मुद्रा समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट है। मुद्रास्फीति समय के साथ किसी दी गई मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सामान्य तौर पर मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। तो हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो हम इसके आंसर की बात करें यदि कि मुद्रास्फीति समय के साथ किसी वस्तु की क्रय शक्ति में गिरावट है, ये कहाँ तक सही है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है ना, कि मुद्रास्फीति जो होती है वो उसका मतलब ही यही है कि अगर किसी मुद्रा का दीर्घकाल में क्रमिक रूप से अगर उसकी मुद्रा का मूल्य घटता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है ना, मुद्रा का जब मूल्य घटता है। ठीक, तो आमतौर पर ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति में कमी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। तो ये तो गलत है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति में कमी नहीं, बल्कि मुद्रा आपूर्ति में क्या अगर बढ़ जाए। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति होती है। ठीक है ना, यदि मार्केट में तरलता बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति होती है। इस हिसाब से हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें केवल और केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अपना है कि कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में हमें बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। दूसरा है कि जब कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए अपनी नीति दरों में कमी करता है। उपरोक्त में से हमें सही कथन बताना है। ठीक, तो जो पहला स्टेटमेंट बोला है, आप लोग थोड़ा सा पॉज कर लिया करिए। इसके बाद अपना कमेंट या तो अपनी कॉपी में या तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर अपना लिख दिया करिए। ठीक है, अपना एनालिसिस कर लिया करिए कि आप इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आपके 5 क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति ठीक ठाक है। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करें, तो जो कोर मुद्रास्फीति होती है वो होती क्या है। कोर मुद्रास्फीति जो होती है, उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति से क्या माइनस होता है, उसमें खाद्य प्लस ईंधन को, ठीक है, इन दो सामग्रियों को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारी कोर मुद्रास्फीति आ जाती है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि परिवर्तन में शामिल क्या बोलते हैं, किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। किसको, खाद्य एवं ईंधन को। क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये जो होती है खाद्य और ईंधन, इनकी कीमतों में परिवर्तन जो होता है तेजी से होते रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर बोला गया कि कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि से होती है जब, तो आरबीआई अपनी नीतियों में कमी करती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नीति में कमी करती है। ठीक है ना, तो आरबीआई नीति में कमी नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, अपनी नीति दरों को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ना तो एक सही है, ना तो दो सही है। ठीक है, तो कोर मुद्रास्फीति क्या होती है आप लोगों ने समझ चुका है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति से जब खाद्य एवं ईंधन वस्तु को माइनस कर दिया जाता है, तो कोर मुद्रास्फीति बचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करना, प्रत्यक्ष कर की दरों में वृद्धि करना, कृषि फसलों जैसे वस्तुओं के निर्यात में कमी करना, उपरोक्त में से कितने मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की नियंत्रण करने में कौन कौन सहायक होते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक, अब जैसे बात करें हम कि रेपो दर में यदि वृद्धि कर दी गई है, तो ये सही बात है। रेपो दर में वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा कि मार्केट में जो तरलता है उसकी कमी हो जाएगी। कमी कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो बैंक है वो आरबीआई से लोन कम लेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मार्केट में उसकी तरलता कम हो जाएगी। ठीक, तो ये नंबर सही हो गया कि रेपो दर में वृद्धि से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष करों की दरों में अगर कमी कर दी जाए, तो प्रत्यक्ष कर की जो करों में कमी हो जाएगी, तो उससे मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा नंबर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करों में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर में यदि कमी कर दी जाएगी, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में
ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में अगर कमी कर दी जाएगी तो जो हमारी वस्तु की कीमत है ना, जो वस्तु और सेवा का है, उसमें जो लागत लगती है या बनाने में, तो आपूर्ति ज़्यादा होगी। यदि उसका उत्पादन ज़्यादा हो सकेगा तो आपूर्ति होगी, आपूर्ति होगी तो उसकी वजह से मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति की क्या कमी होगी। ठीक, तो ये सेकंड नंबर गलत। दूसरा है कृषि फसलों में निर्यात की कमी। हाँ, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो कृषि फसलें उसको निर्यात में कमी करेंगे तो हमारी बाजार में जो है वस्तु और सेवा जो है उनकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, उनकी आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे कि जो हमारी मुद्रास्फीति है उसे कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, इस हिसाब से केवल सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में सही बताइए। पद दिया हुआ है और इधर अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, बताना है कितने सही सम्मिलित हैं। ठीक, तो पहला है अब स्फीति क्या होती है। तो अब स्थिति के सामने लिखा है कि मुद्रास्फीति की दर में हमें क्या कमी करना है। फिर है कि अपस्थिति क्या होती है, जिसमें कीमतों में लगातार गिरावट। फिर है सही स्थिति क्या होती है, जिसमें आर्थिक सुधार के दौरान मूल्यों में स्तर में वृद्धि। तो कौन से सही सम्मिलित है ये बताना है। ठीक, तो अब स्थिति को क्या बोलते हैं। अब स्थिति मतलब होता है डिसइंफ्लेशन। क्या होता है, डिसइंफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। ठीक है, डिसइंफ्लेशन को क्या बोलते हैं, अब स्थिति। और अप स्थिति को क्या बोलते हैं, तो अप स्थिति को बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, डिफ्लेशन। और सही स्थिति को क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। ठीक है, रिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा डिसइंफ्लेशन के बारे में बताया गया है कि जो मुद्रा की दर होती है उसमें कमी होती है नहीं। ठीक है, ये बताया। तो हमें इसमें सही बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो मुद्रा की अब इसमें बोला है कि डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा की दर में कमी। हाँ, तो मुद्रा की दर में कमी हमें करना होता है। ठीक है, तो पहला नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुद्रास्फीति है वो 6% से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसे कंट्रोल करने के लिए जो है अब स्थिति का किया जाता है, डिसइंफ्लेशन किया जाता है। ठीक है, डिसइंफ्लेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पहला नंबर तो सही हो गया। दूसरा है अपस्थिति। अपस्थिति मतलब क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति जीरो या जीरो से नीचे चली जाए, जिसके कारण मंदी उत्पन्न हो जाए, और मंदी उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा, तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, और मांग कम यदि होगी तो वस्तु और सेवा की जो आपूर्ति होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जब वस्तु सेवा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे जो उत्पादन वर्ग होगा वो क्या होगा, हतोत्साहित होने लगेगा और उत्पादन कम करेगा, जिससे हमारी जीडीपी कम होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेशन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इससे निपटने के लिए हमें रिफ्लेशन करना पड़ता है। ठीक है, कि आर्थिक स्तरों में मूल रूप में वृद्धि की जाती है। ठीक है ना, तो जब ये मंदी की स्थिति होती है तो उससे उभरने के लिए जो हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो तीनों है, ये तीनों सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि निम्नलिखित करों पर हमें विचार करना है। करों पर विचार करना है कि कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल है। ठीक, तो अब हम आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए एक बार। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से कर भाई शामिल हैं। ठीक है, या एक चीज़ ये बता दीजिए कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, ये एक बार कमेंट करके आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो कर हैं इसमें मतलब जीएसटी में कौन कौन से कर इसमें शामिल हैं। तो पहला भैया केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये तो शामिल है। दूसरा है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क इसमें शामिल नहीं है। चुंगी कर इसमें शामिल है, विलासिता कर इसमें शामिल है। तो हमारे इस हिसाब से 3 इसमें शामिल हैं, बाकी एक शामिल नहीं है, स्टाम्प शुल्क इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जब ये जीएसटी आ गई है, जीएसटी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है, जीएसटी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से बात कर लेते हैं। पहली चीज़ बात करते हैं कि जो जीएसटी है, एक मिनट, पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जीएसटी जो है, जीएसटी की डिफिनीशन कहाँ पे है। तो जो आर्टिकल हमारा 366 है, ठीक है, 366 की जो धारा है 12A के तहत जीएसटी की परिभाषा दी गई है कि जीएसटी है क्या। ठीक है, जीएसटी में क्या क्या है, तो जीएसटी को परिभाषित किया गया है संविधान में। दूसरा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है 279A। ठीक है, 279A, इसके तहत जो हमारी जीएसटी परिषद का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद के गठन के बारे में किसमें है, तो अनुच्छेद 279A में। ठीक है, एक और चीज़ है कि जो अनुच्छेद हमारा, अनुच्छेद जो है 269A, ठीक है, इसमें क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक और अनुच्छेद है अपना जीएसटी से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हम यहाँ पे चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, 246A, सॉरी 246A। तो 246A में क्या है, यहाँ पे जो केंद्र है, ठीक है,
जो केंद्र हैं और राज्य हैं इनके बीच जो कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है ना। तो क्या क्या इनको जो कानून बनाने से संबंधित जो अनुच्छेद है कि जीएसटी से संबंधित जो कानून बनाना है केंद्र और राज्य को जो शक्ति दी गई है, ठीक है ना। तो कानून बनाने की जो शक्ति दी गई है वो किस में है, तो अनुच्छेद 246 ए में है, ठीक है। और 239 में क्या है, 269 में, सॉरी 269 ए में जो हमारी जीएसटी लगाना है ना, कौन लगाएगा, केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा, ठीक है। केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा, ठीक है। तो जीएसटी जीएसटी को लगाना और संग्रह करना, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है, लगाना और संग्रह करना, ठीक। तो इतने आर्टिकल आपको जीएसटी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जीएसटी आया किसमें था, तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था उसके तहत जीएसटी को जीएसटी लाई गई थी, ठीक है। हाँ, तो इसका इस अनुच्छेदों को आप नोट कर लीजिएगा, ये कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। अधिकतर की ये वाला 366 जो 12A है, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी अधिकतर लोग जो पढ़ते हैं वो 279A के तहत, ठीक है। तो 279 में परिषद है। अगर जीएसटी की परिभाषा की बात करा जाए तो 366A में है, 12A में है, 366 की धारा 12A में है, ठीक है। और जो परिषद है, जीएसटी परिषद है वो 279A में है। और जो अनुच्छेद 269A है उसमें ये बताया गया है कि कौन कर लगाएगा, ठीक है, केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा। तो ये इसके चीज़ के बारे में बात की गई है किसे, 269A में। फिर 246A जो है वो केंद्र और राज्य को कानून बनाने की शक्ति देता है, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य को जो कानून बनाने की शक्ति है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा जीएसटी से संबंधित इतना रहा। आगे और भी हम बात करेंगे जीएसटी के कि कौन कौन से कर किसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो हमारा भी इसका 25 का सी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किन दो के बीच अंतर के रूप में जो हमारा प्राथमिक घाटा है उसे प्राइमरी डिफिसिट को परिभाषित किया जाता है, ठीक। तो जो प्राइमरी डिफिसिट होता है वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा। जो राजकोषीय घाटा होता है ना, तो राजकोषीय घाटा जो होता है, एक मिनट, तो राजकोषीय घाटा जो होता है ना, उस राजकोषीय घाटा में, ठीक है, राजकोषीय घाटा में यदि ब्याज भुगतान को हम माइनस कर दें, क्या कर दें, ब्याज भुगतान को हम यदि माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्राथमिक घाटा आ जाता है, ठीक है ना। प्राथमिक घाटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो हमारा प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा, ठीक। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है कि कुल प्राप्ति, ठीक है ना, जितना भी हमारा राजस्व प्राप्ति होता है तो कुल प्राप्ति प्लस कुल व्यय, ठीक है ना, कुल व्यय बराबर कितना क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर बोल रहा हूँ मैं कि उसमें माइनस हम क्या देंगे, क्या कि हमने कितना बाजार से उधारी लिया है, ठीक है ना। तो बाजार उधारी को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, हमारा क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। तो राजकोषीय घाटे का फार्मूला क्या है, जैसे अभी यूपीएससी ने फार्मूला बेस्ड में एक न्यूमेरिकल दे दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा क्या है, कुल प्राप्ति प्लस कुल व्यय माइनस बाजार उधारी, ठीक। और प्राथमिक घाटा क्या है कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, माइनस ब्याज का भुगतान, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्राथमिक घाटा बताना ना हमें, प्राथमिक घाटा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें ब्याज दर तो शामिल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर होता है, राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा 27 नंबर। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए और 2 मिनट में अपना आंसर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपने खुद लिख के रख लीजिए कि आप देखते हैं कितना सही होता है आपका, ठीक है। अगर ये वाला सही होता है आप लोग का तो तैयारी बढ़िया है, ठीक। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है कि प्रत्यक्ष करों का बोझ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा है कि सरकारी बजट में पुनर्निर्माण कार्य प्रगतिशील कार्य आय कराधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर तीसरा है कि निगम कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, हमें सही आंसर इसमें देना है, ठीक। अब हम आंसर से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर में क्या क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या होते हैं,
ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर जो हमारा है, अभी हम लोग ने जितना भी जीएसटी है, जीएसटी जिस जिन चीज़ों में लगाई जाती है वो एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर की, फिर इसके आंसर की बात करेंगे। ठीक, अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अप्रत्यक्ष कर की यहाँ पे बात करें यदि हम, तो बहुत मोटा हो गया, एक मिनट। हाँ, तो अप्रत्यक्ष कर की हम यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, थोड़ा इंपॉर्टेंट की हमें बात कर लेना है। ठीक है ना। पहला है एक सीबीडी। सीबीडी जान रहे हैं ना आप क्या है? ठीक है। एक तो हो गया हमारा सीडीवी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई। दूसरा हो गया हमारा कि जो केंद्रीय उत्पाद, जैसे हम भी ऊपर पढ़े थे केंद्रीय उत्पाद। फिर है चुंगी कर। ठीक है, चुंगी कर भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो मनोरंजन के लिए कर लगाता है, राज्य लगाता है, वो भी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर में आ जाएगा। ठीक है। फिर सामान्य विज्ञापनों पे जो कर लगता है, ठीक है ना, विज्ञापनों पे जो कर लगता है वो भी इसमें आ जाएगा। जुआ का हो गया, ठीक है, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, जो इन सब के इस टाइप के जो कर है वो कौन लगाएगा, वो हमारे अप्रत्यक्ष कर हो गए। ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पे देखना है। ठीक, इसको थोड़ा हम और पतला कर लेते हैं बहुत। ठीक, तो प्रत्यक्ष कर की हम बात करें यहाँ पे, तो प्रत्यक्ष कर में हमारे क्या आता है, तो पहला आता है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर। फिर आता है हमारा यहाँ पे निगम कर। ठीक है, क्या आता है, निगम कर। फिर क्या आता है यहाँ पे, उत्तराधिकार संबंधित जो भी कर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, उत्तराधिकार संबंधित जो कर हो गए। ठीक, इसके बाद अपना क्या हो गया, जो जो मतलब ये जितने हो गए ना, है ना। तो यहाँ पे अभी वो भी लगता है, क्या लगता है, उपकर वगैरह भी लगता है। ठीक है ना, उपघर कर, ये सब चीज़। ठीक, तो ये मेन मेन हमारे हो गया कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया, है ना, और उत्तराधिकार कर हो गया, संपत्ति कर होता है, एक संपत्ति कर हो गया। तो ये जो कर हो गए, ये अप्रत्यक्ष कर है, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर हमारे जो है जीएसटी में शामिल है। ठीक, तो अब हम इसके आंसर की बात करते हैं, 27 नंबर का आंसर देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर का आंसर देखते हैं। ठीक, तो पहला बोला है कि प्रत्यक्ष करों का बोझ किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है। ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्यक्ष कर को नहीं, बल्कि हम यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, एक दूसरे से हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है कि सरकारी बजट का पुनर्वितरण कार्य प्रगतिशील कार्य के माध्यम से किया जाता है, तो एकदम सही है। ठीक है ना, प्रगतिशील के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है। फिर है कि निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है, तो ये क्या है, गलत है। यह अप्रत्यक्ष कर नहीं, बल्कि क्या है, प्रत्यक्ष कर है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक, तो ये दोनों गलत हो गए। इस हिसाब से हमारा केवल और केवल एक सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, केवल और केवल क्या हो रहा है, एक सही हो रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रगतिशील कर क्या होता है। ठीक है ना, ये प्रगतिशील जो यहाँ पे कर की बात की गई है ना, तो प्रगतिशील कर क्या होता है, प्रगतिशील कर का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारी आय बढ़ जाए, ठीक है ना, तो आय बढ़ जाए तो यहाँ पे हमारे जो कर होंगे वो भी बढ़ जाए। ठीक है ना, तो आय बढ़े तो कर बढ़े, आय बढ़ जाए तो कर की दर भी बढ़ जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रगतिशील कर। ठीक है ना, तो प्रगतिशील कर ये होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, सॉरी। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा आंसर केवल और केवल एक हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज है, इसे हर आईएएस पीसीएस वाले लड़के लगाते हैं, है ना। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राजकोषीय नीति के उद्देश्य को बताना है हमें। ठीक है ना, कौन कौन से राजकोषीय उद्देश्य के, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो पहले आप देख लीजिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक, तो राजकोषीय उद्देश्य क्या है, राजकोषीय नीति का कि मूल स्थिरता करना, आर्थिक समृद्धि या रोजगार सृजन करना। ठीक है, उपरोक्त में से कितने राजकोषीय के उद्देश्य हैं, तो इनमें तीनों के तीनों ही क्या है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब ये आप कमेंट करके बताइएगा कि राजकोषीय नीति जो है कौन, राजकोषीय नीति किसके द्वारा लागू की जाती है। ठीक है ना, तो राजकोषीय नीति किसकी है, केंद्र की है या आरबीआई की है या सरकार की है। ठीक है ना, तो राजकोषीय नीति कौन अपनाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारी आती है संरचनात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में हमें बताना है। ठीक है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है ये हमें बताना है। पहला है कि व्यापक प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है कि यदि मौजूदा कौशल अप्रचलित हो गया हो तो चौथी औद्योगिक नीति जो चौथी औद्योगिक क्रांति थी, चौथी औद्योगिक क्रांति थी, वो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन सकती है। फिर है कि संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्य तौर पर अल्पकालिक होती है और नीति हस्तक्षेप के बिना ही स्वतः सुधर हो जाता है। इसमें हमें सही बताना है। ठीक है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी होती क्या है, पहले ये जान लीजिए। ठीक है,
तो संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है कि जहाँ मान लीजिए कोई औद्योगिकरण हुआ, जैसे इस समय एआई चल रहा है, ठीक है। तो अभी एआई का ज्ञान तो सबको नहीं है, ठीक है। अभी एआई के लिए सबको ज्ञान नहीं है, तो जो लोग अभी जिन जगह काम कर रहे होंगे वहाँ एआई काम करने लगेगा, और उससे उन लोगों को क्या हो जाएगा, रोजगार उन्हें नहीं मिलेगा जो एआई नहीं जानते। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक है। तो जैसा कि इसमें पहला नंबर बोला है, जैसा कि इसमें क्या पहला नंबर बोला है कि भाई व्यापक परिवर्तनों के कारण होने वाली औद्योगिक परिवर्तनों के कारण होने वाली जो बेरोजगारी है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो अप्रचलित हो चुके हैं ना, अप्रचलित हो चुके हैं, अगर कोई कौशल से अप्रचलित हो चुका है, ठीक है, मौजूदा कौशल से, जैसे मतलब अभी एआई का डिमांड चल रहा है, यदि आपको एआई नहीं आती है तो आप अगर उसके कारण बेरोजगार हो रहे हैं, अपरिचित हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है, बिल्कुल सही। फिर आती है बात कि सामान्य तौर पर ये अल्पकालिक होती है और नीतिगत हस्तक्षेप के बिना ही सुधार हो जाता है, तो ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे नीतिगत हस्तक्षेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही हो जाएगा। फिर हमारा आता है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कितने केंद्र सरकार की देयताएं हैं, है ना, जो भारत में सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे 99% लोग अपना आंसर गलत करने वाले हैं, ठीक है। तो सही आंसर इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप इस हिसाब से क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 99 लोग गलत होने वाले हैं इस आंसर से, ठीक। तो हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सरकार, केंद्र सरकार की जो देयता होती है वो मेनली कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, एक तो आंतरिक होता है, दूसरा कौन सा होता है कि बाह्य होता है, और तीसरा एक होता है लोक लेखा वाली होती है, ठीक है। लोक लेखा वाली होती है, तो ये 3 तो उसके देयता होती ही होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सार्वजनिक ऋण की अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत केवल 2 ही आती हैं। कौन सी आती हैं, केवल 2 आती हैं, वो आंतरिक और बाह्य आती हैं। यहाँ पे लोक लेखा देयता नहीं आती हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो केंद्र है, केंद्र की जो उधारी है, ठीक, अब देता है ना, तो अब जब इस टॉपिक से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो जो केंद्र की उधारी है, इसमें एक आर्टिकल है कि 292 आर्टिकल क्या कहता है, ये केंद्र की उधारी से संबंधित है, ठीक है ना। कि केंद्र की उधारी से संबंधित है, जिसमें केंद्र जो है वो आंतरिक और बाह्य तीनों जगह से उधारी क्या ले सकता है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 293 कहता है कि जो राज्य हैं वो केवल आंतरिक उधारी ही बस ले सकते हैं, ठीक है। तो आंतरिक उधारी बस ले सकते हैं, जबकि केंद्र जो है आंतरिक प्लस बाह्य दोनों उधारी ले सकता है, ठीक है। तो ये रहे आज इन 30 क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस आपके सामने। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 31 नंबर से 40 तक के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आप सभी को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।